अभी तक क्या किया मैं रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ केपलर हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसको एक्सप्लेन करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बताया एंड देन एक एग्जांपल था और इस एग्जांपल में इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो देगा या फिर एवरेज रेडियस का रेशियो बोलेगा या फिर टाइम पीरियड का रेशियो दे करके अगले अननोन क्वांटिटीज को पता करवाएगा। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट कैसे चलते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ना जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड चलते हैं। सैटेलाइट्स आप जानते हो दो तरह से हो सकते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, दैट्स आर्टिफिशियल। जो इसरो या फिर नासा लॉन्च करता है वो सारे मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। और जो ऑलरेडी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं जस्ट लाइक कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो सारा कुछ आप जानते हो। कैसे ये वर्क करता है, उसका टाइम पीरियड, उसकी मोशन कैसे स्टडी करनी होती है, वो हम लोग समझने वाले हैं। तो लेट्स से कि ये ऑर्बिट है जो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इस ऑर्बिट पर एक सैटेलाइट चल रहा है और उसके सेंटर पर प्लैनेट है। लेट्स वो प्लैनेट अपना अर्थ है। पॉइंट इज कि जो सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करेंगे और ये जो प्लैनेट है उसका मास हम लोग m पकड़ कर रखेंगे और रेडियस को r अर्थ। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि मार्स के बारे में पता करना है या किसी और के बारे में पता करना है तो उसका मास और उसकी रेडियस आपको देगा। उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर सैटेलाइट लाई कर रहा है उस डिस्टेंस को हम r बोलेंगे। तो r कहाँ से मेजर करना है, सरफेस से नहीं बल्कि सेंटर से। और ये किसी ऑर्बिट पे चल रहा होगा तो उसकी स्पीड को हम बोलेंगे ऑर्बिटल स्पीड, vo, o फॉर ऑर्बिटल स्पीड और वेलोसिटी। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और स्मॉल r रेडियस के सर्कल पर प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है। ये अपने लिए बेसिकली एक सर्कुलर मोशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैटेलाइट मूव्स in a circle around a planet। सिंपलेस्ट मॉडल है और जिस स्पीड से चलता है उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। लेट्स से वो स्पीड o है, सो दैट्स कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्पीड। और रेडियस ऑफ कोर्स r उसका रेडियस हो जाएगा। आप पाओगे दिस इज गोइंग टू बी सिंपल केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जैसे ये बिहेव करेगा, सिंस ये सैटेलाइट आपका सर्कल पर ट्रैवल कर रहा है तो इसको ट्रैवल करने के लिए एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। वी पीपल नो दैट फोर्स मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर और इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो वो सर्कल पे नहीं चलेगा। नाउ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, आप जानते हो, एबिलिटी ड्रॉ कर सकते हो, फोर्सेस देख सकते हो, तो आप पाओगे कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर और यही ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा सैटेलाइट को सर्कल पे ट्रैवल कराने के लिए। अगर आपसे पूछता है कि व्हाई सैटेलाइट्स मूव इन अ सर्कल, सो यू से बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बाय द प्लैनेट। और ये ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। आप ये जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी उसी वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट हो जाएगा, ग्रेविटी से मिलेगा, तो फिर ये सर्कल पे चलेगा। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी दो पार्टिकल बॉडी के बीच में, तो उसमें हम लिखते हैं g मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ अनदर बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस। इसके बाद में अब आप जानते हो कि ये सेंट्रीपिटल भी होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, अपना रिक्वायरमेंट होता है mv²/r। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिंक करेंगे। जैसे हम दोनों को लिंक करेंगे देन यू विल रियलाइज कि अपने को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पता चल जाता है। जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे चलेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट पे नहीं होगा। You will say कि mv0² divided by r is going to be equal to gmem divided by r²। यहाँ पर हम अर्थ और मून या फिर अर्थ और सैटेलाइट के केस ले रहे हैं तो इसलिए मास को me लिखा जा रहा है।
स्मॉल और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी, विच इज कमिंग एज अंडर रूट जी मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाई आर। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वंस एंड फॉर ऑल अभी आपको समझना है और इस पर बेसिक क्वेश्चंस आपको डील करने हैं। सो ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट की कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर। आर इज द सेपरेशन फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ दैट सैटेलाइट। कुछ खास पॉइंट है जो नोट करने वाले होते हैं, जैसे कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि सैटेलाइट का मास कितना है। तो सैटेलाइट का मास कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑर्बिटल स्पीड को लेकर के। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपसे ऐसा पूछता है कि एक लाइटर सैटेलाइट आपने भेजा है इसरो से और एक हैवियर सैटेलाइट भेजा है, दोनों को सेम रेडियस पे प्लेस किया है, कौन फास्ट चलेगा, तो हम बोलेंगे बोथ विल मूव इक्वली विद द सेम स्पीड बिकॉज it is independent of or orbital speed is independent of mass of the satellite। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ताकि आप अपने नोट में लिख लें, it is independent of mass of satellite। किस बात पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। तो फिर आपसे उस तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्लैनेट के अबाउट मूव करता है, फिर एक दूसरा प्लैनेट है, उनके मासेस के ये रेशियो हैं, तो बताइए ऑर्बिटल स्पीड में क्या रेशियोज आएंगे। तो आर को देख करके हम उनके रेशियोज के बारे में बात कर पाएंगे। फिर आर पर डिपेंड करेगा, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसलिए जी पर जी का कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे और उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसको आप याद रख सकते हो। जनरली वो एक ही प्लैनेट के अराउंड बात करेगा, तो एम भी कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा, तो आर के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। एक बार आपने ये समझ लिया तो हम ये पता कर सकते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सारी बातें कर सकते हैं। टाइम पीरियड के बारे में ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको ये पता करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, so time period t is going to be equal to 2 pi r divided by v naught। प्लेस कर देते हैं 2 pi r, v naught की वैल्यू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर आता है। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ट्वाइस पाई अंडर रूट जी एम ई और आर रेस्ट पावर। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो आप समझ पाओगे एक पावर फर्स्ट एक पावर ऑलरेडी था और डाउन साइड से हाफ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। सो अपने को ये कुछ पता चल रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई आर रेस्ट टू पावर 3। इसको देख करके आपको अभी जो थोड़ी देर पहले आपने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा था वो आपको याद आ रहा होगा। सो सैटेलाइट केस में भी आप पाओगे कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेडियस के क्यूब के, और टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी और मास ऑफ द सेंटर वाला बॉडी दैट इज प्लैनेट का आता है। और इस पर भी बेस आपसे क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली बता पाओगे। जनरल एग्जाम में टाइम पीरियड पे बेस क्वेश्चंस रहते हैं और वो अपने को समझना होता है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आपसे पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटिंग। सो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी एफ इज इक्वल टू 1/t, और टाइम पीरियड निकालने के बाद आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं टाइम पीरियड को लेकर के, फ्रीक्वेंसी को लेकर के, ऑर्बिटल स्पीड को लेकर के, उसके बेसिस पर हम इनको आप नोट कर लीजिए। फिर आपके कुछ डाउट्स हैं मैं उनका आंसर करता हूँ, उसके बाद उसके एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे। सो आपने अभी तक कुछ लिखा है, व्हाई डू सैटेलाइट मूव इन सर्कल एंड प्लैनेट्स इन एलिप्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो एलिप्स में मूव करते हैं, एलिप्स का सिंप्लीफाइड वर्जन सर्कल होता है, और सैटेलाइट भी कई सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअल सर्कल पे नहीं होते हैं, वो बेसिकली एलिप्स पर ही होते हैं। बट टू मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर हम लोग उसको सर्कल एज अ सिंपलेस्ट मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। सो सिंपलेस्ट मॉडल की तरह जब हम ट्रीट करेंगे तो सर्कल में सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, और इसलिए हम इसको सर्कल लेते हैं। बट आप देखोगे अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे तो प्रैक्टिकली वो कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहे होते, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो भी एक स्फीयर नहीं होता है, तो उसका ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अलग अलग डिस्टेंसेस पर अलग अलग तरीके से जाता है।
तो दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल दैट वी फॉलो. सो आपको ये बोलना है कि थ्योरेटिकली कि अगर आपसे पूछता है कि सैटेलाइट किस तरह के पाथ पे जाते हैं, सर्कल ऑप्शन है तो उसको आप प्रायोरिटी देंगे और उसको मार्क करेंगे. इलिप्स ऑप्शन में दिया गया तो उसको प्रायोरिटी देंगे. और वैसे भी आप जानते हो कि इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस सर्कल होता है. सो अगर आपने इलिप्स आंसर दिया तो सर्कल ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है. इसके बाद आपने लिखा है अबाउट हाउ इट गेट्स इट्स वेलोसिटी. हाँ, अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो सैटेलाइट है उसके पास वेलोसिटी कहाँ से आती है. तो अभी हम लोग एनर्जी वाला मेथड करने वाले हैं. एनर्जी वाले मेथड से आपको पता चलेगा कि अगर आपको सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट पे रखना है तो आप उसको एनर्जी देकर के उसको भेजना. अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को आप जीरो कर दोगे, यानी उसके पास स्पीड को अलग कर दोगे, स्पीड को नहीं दोगे, तो फिर ये सिंपल सी बात है कि जो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी. तो फिर वो सर्कल पे नहीं चलेगा. फिर क्या करेगा, फिर ग्रेविटेशन फोर्स को स्ट्रेट लाइन पे अर्थ के पास लेके आएगा. तो किसी भी सैटेलाइट को अगर आपको स्टेबल बना के रखना है तो फिर आपको उसको स्पीड देना पड़ेगा. कितना स्पीड देना पड़ेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा किस रेडियस के ऑर्बिट पर आप रखने वाले हो. तो हाउ वी गिव द स्पीड, वी सप्लाई एनर्जी व्हेन वी लॉन्च दैट सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट कैसे स्पीड गेन कर चुके हैं, बिकॉज कि जब वो उनका फॉर्मेशन हुआ होगा तो देवर इन डायनेमिक कंडीशन, और फिर वो सुटेबल ऑर्बिट पर अगर फंस गए तो उसी ऑर्बिट पर वो लाइफ टाइम रोटेट करते रहते हैं. Then after you are asking, is this critical velocity? No, that's you can call that, but that's not a suitable term. It's a basically orbital velocity. That means velocity required for that satellite to be in particular orbit. यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू आर ई प्लस डी फ्रॉम द ग्राउंड है. हाँ, स्मॉल आर की वैल्यू को आप ऐसा लिखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस. सो स्मॉल आर कैन ऑलवेज बी रिटन एज आर ई प्लस एच. एच का मतलब हाइट अबव द सरफेस. जनरली हम लोग हाइट अबव द सरफेस नहीं मेजर करते, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंसेस होती हैं. तो अगर हाइट आपको दिया जाएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, स्मॉल आर को कैसे कन्वर्ट करो, स्मॉल आर को आइडेंटिफाई करने के लिए आर ई प्लस एच करेंगे. कई बार ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सर्फेस से 2 RE डिस्टेंस पर है. तो अगर 2 RE डिस्टेंस पर अर्थ के सर्फेस से है तो सेंटर से कितना हो जाएगा, 3 RE के बराबर हो जाएगा. तो वो लैंग्वेज को अपने को फॉलो करना है. फिर आपने लिखा है सैटेलाइट आल्सो मूव इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स. या सो एक्चुअली दे मूव इन इलेक्ट्रिक ऑर्बिट्स, दिस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स. बट हम लोग उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में सर्कल की तरह सॉल्व करते हैं, स्पेशल केस लेकर के. आपको एक डाउट था, व्हाट आर डायमेंशंस डिफाइंड फॉर पॉइंट मास. व्हाट आर डायमेंशंस डिफाइंड फॉर पॉइंट मास. पॉइंट मास के लिए कोई भी डायमेंशन, आई होप कि आप उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो. सो पॉइंट मास के लिए कोई वॉल्यूम डिफाइन नहीं होता है. इट्स लाइक कि जो निग्लिजिबल होता है उस वॉल्यूम को हम उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने वाले मास को हम पॉइंट मास बोलते हैं. फिर निग्लिजिबल वाली जो होती है वो सब रिलेटिव स्टफ होता है. अगर सन के रिस्पेक्ट में आप एक छोटे से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास समझ सकते हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बॉल को एक पॉइंट मास समझ सकते हो, राइट. सो रिलेटिवली होता है. सो देयर इज नो डिफाइंड डायमेंशंस जिससे हम ये बोलेंगे कि वो पॉइंट मास है. फिर आपने लिखा है इफ इट गोज अ बिट स्लोवर देन. आप देखोगे कि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो आर अकॉर्डिंगली चेंज करेगा. अगर यहाँ से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि इन केस you want a satellite at a particular orbit, that means एक particular radius पे रखना चाहते हो, then आपको एक particular speed को maintain करना पड़ेगा. अगर आपने स्पीड चेंज किया, रेडियस चेंज करेगा, रेडियस चेंज किया, स्पीड चेंज करेगा. सो बोथ आर लिंक्ड टुगेदर. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इन्हीं दोनों को एक साथ आपको समझना है, क्योंकि जब हम सैटेलाइट को भेजते हैं ऑर्बिट पर तो हम अपनी तरफ से कोई और फोर्स या मशीन नहीं लगा के देते हैं. इट मूव्स प्योरली बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. अदरवाइज सैटेलाइट जो हमारे चल रहे हैं तो उनको अगर हमको फ्यूल देना पड़ता है तो they require lot amount of fuel क्योंकि इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं. सो दे मूव ऑटोमेटिकली. एक बार आपने उनको स्पीड दे करके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे प्लेस कर दिया, दे विल कीप ऑन मूविंग इनडेफिनेटली बिकॉज सेंटीपिटल का रिक्वायरमेंट ग्रेविटी फुलफिल करता रहेगा. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा.
फिर आप बोलते हो कि एजेंसीज लाइक नासा एंड ऑल those do calculation while proposed. बिल्कुल these calculations are done in much detail. अभी क्या है, अभी आपको बहुत क्रूड, बहुत बेसिक फॉर्मेट में बताया जा रहा है. When you are going to visit NASA or maybe like ISRO or maybe other prominent जो सैटेलाइट लॉन्चर्स एजेंसीज हैं, आप देखोगे कि इनका बहुत डीप पे कैलकुलेशंस होते हैं. कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, किस हाइट पर रिक्वायरमेंट है, किस ऑर्बिट पे रखना है, वो सारी कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली की जाती है. उनके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. इट विल फॉल बैक और टेक लोअर ऑर्बिट. हाँ, अगर स्पीड चेंज करोगे तो फिर वो ऑर्बिट चेंज करेगा, और बहुत कम स्पीड हो गई तो ग्राउंड पर वापस आ जाएगा. सो अगला आप लिखते हैं, सो विल इट हैव सिंगुलरिटी पॉइंट मास. आप कह सकते हो उसको सिंगुलरिटी, because it's a relative. Singularity means very little, negligible amount of volume you can think of. बट अपने लिए एक बड़ी बॉडी को भी हम पॉइंट मास ले लेते हैं अगर उसका रोटेशन नहीं देखना है तो. इसके बाद आप लिखते हैं, नाउ व्हाइल स्टडीइंग प्लैनेटरी मोशन व्हाट शुड अर्थ बी, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. वेल क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों ने बात किया है कि एक्चुअली अर्थ इज नॉन इनर्शियल बट वी कंसीडर टू बी इनर्शियल simply because most of people or almost all the people found in the earth itself. तो हम लोग सारा कुछ स्टडी अर्थ से ही करते हैं. तो जब तक हम लोग अर्थ से सारा स्टडी, डिस्कशन और कैलकुलेशंस करेंगे, तब तक हम अर्थ को इनर्शियल ही ट्रीट करेंगे. जब हम किसी और प्लैनेट को यूज करना स्टार्ट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे, तो फिर अर्थ हमारा इनर्शियल लेना इलॉजिकल हो जाएगा, फिर उसको हमको नॉन इनर्शियल लेना पड़ेगा. तो अभी आप अर्थ को इनर्शियल ही ट्रीट करेंगे. Supercomputers are used, yes. So there's a mathematical models, supercomputer और higher computing devices को use करते हैं. हाँ, स्पेस एक्स इंडिविजुअल, वो अपनी अलग की कहानियाँ है. तो मोम मिशन, मंगलयान और ये सारी कहानियाँ, वो सब आप देखोगे उनमें ये सारी कैलकुलेशन चलती हैं. चलेगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो आपको बेसिक पता चला कि एक ऑर्बिटल स्पीड होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रखना होता है, और उसकी हाइट के बारे में पता चला, उसके टाइम पीरियड को लेकर के और फ्रीक्वेंसी को लेकर के. अब हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, जिस पर भी बेस क्वेश्चंस काफी आते हैं. एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. सो आपसे अगर कोई पूछता है कि एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहा है, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है. सो अगर आपको उसकी टोटल एनर्जी निकालोगे, देन यू रियलाइज कि उसमें डायनेमिज्म है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फील्ड है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो अ सैटेलाइट कैरीज बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, और उसको याद रखेंगे फ्यूचर के लिए. सो हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी. आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड. हम लोग सैटेलाइट के बारे में लिख रहे हैं, माइंड इट. प्लैनेट जो है वो स्टेशनरी एज्यूम किया जा रहा है, और सैटेलाइट के पास इतना काइनेटिक एनर्जी है. वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर. काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ और द सैटेलाइट डिवाइड बाय 2r. बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. कभी भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेगा तो आप इसको यूज कर लेंगे और बता देंगे. काइनेटिक एनर्जी जो सैटेलाइट का होता है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है, जबकि उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है. तो इन पॉइंट्स को अपने को याद रखना है. एंड देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी. देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, उसमें हमको केवल इंटरेक्शन एनर्जी से मतलब है. जो सेल्फ एनर्जी होगी उसको हम लोग इग्नोर, और ऐसा भी बोलेंगे कि क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो दोनों तरफ सेल्फ एनर्जी आएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी. और वैसे भी अर्थ की सेल्फ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो और सिमिलरली जो सैटेलाइट होगा उसकी भी सेल्फ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं कर रहा है. तो जैसा बिल्डअप था वैसे ही बिल्डअप रहेगा. सो इसलिए जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जीज सेल्फ एनर्जीज होती हैं उनको लिखने का अपना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो दोनों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वो चेंज नहीं कर रहा है. तो जनरली हम लोग उनको फोकस करते हैं जो चेंज हो रहा है,
इसलिए हम लोग वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू, और इंटरेक्शन के लिए बनेगा माइनस जी मास ऑफ वन प्लानेट एम डिवाइडेड बाई आर। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसको लिखने का क्या तरीका है, मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू पोटेंशियल ऑफ द प्लैनेट। और आप ऐसा समझ लो कि इनको हम पॉइंट मास जैसे ट्रीट करके भी लिख सकते हैं, तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, सो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको सिस्टम के बारे में पता चल गया। सिस्टम मींस अभी अपने लिए सैटेलाइट है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो लेट्स से वी कॉल टोटल एनर्जी बाय ई। So total energy E is going to be kinetic energy, which is GMEM divided by twice R, plus potential energy, which is minus GMEM divided by R. इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका सिंप्लीफिकेशन में आएगा माइनस GMEM divided by twice R. Good. So that is going to be the total energy of the satellite विथ अर्थ सिस्टम। तो प्लैनेट का सैटेलाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, उसके लिए सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी है वो ये रहती है, पोटेंशियल एनर्जी ये रहती है, काइनेटिक एनर्जी ये रहती है। कई बार इन तीनों को कंपेयर कराता है, इनके बारे में पूछता है। तो आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन चल रहा है। तो वो जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको आप याद रख सकते हो। द रिलेशन इज लाइक दिस की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड, and which is also equal to half of the magnitude of the potential energy. तो आपसे पूछता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है सैटेलाइट की एनर्जी के कंपोजिशन में, काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। हाउएवर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। फिर आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में बताइए, तो टोटल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव। सो टोटल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। सो पॉइंट इज कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉइंट को आपको याद रखना होता है। इससे एक नोट पॉइंट निकाल सकते हैं। नोट पॉइंट ये आ जाएगा कि एज, और आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस टोटल एनर्जी of Earth या फिर planet satellite system is negative. So since total energy this is negative, hence such a system is a bounded system. तो जब कभी किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, ऐसा सिस्टम बाउंडेड सिस्टम होता है। बाउंडेड सिस्टम का मीनिंग ये हुआ दैट वो सिस्टम स्टेबल है, दैट मीन्स इट विल रिमेन बाउंडेड, the two parts of that system cannot separate infinitely distance. तो बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम स्टेबल है, इसलिए वो जो भी सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड हमेशा के लिए चलता रहता है। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गया तो वो सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो लाइक कि अपने सैटेलाइट को, ये आपका ये जो सैटेलाइट था इनिशियली, पिक्चर अगर आपको दिख रही है, तो सैटेलाइट की अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया, तो स्पीड को जब बढ़ाते रहेंगे ये दूर जाता रहेगा, बढ़ाते रहेंगे दूर जाता रहेगा। फिर आप पाओगे कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया तो फिर इससे दूर निकल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ा रहे होगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो आप पाओगे कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो फिर ये अनबाउंड हो जाएगा, तो सिस्टम विल बिकम अनबाउंड। इस पॉइंट को हमेशा एज ए नोट पॉइंट की तरफ याद रखना है। इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं कि ये एनर्जीज का रिलेशन क्या है, वो देखने के बाद और उनको कंपैरिजन करने के बाद फिर हम लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में आएंगे और उससे रिलेटेड स्टफ की बात करेंगे। या अगर आपने नोट कर लिया तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक बार उनको रीड कर लेता हूँ, अगर काम के होंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
आपने लिखा है बट फ्रॉम इक्वेटर और पोल्स द डिफरेंस इन ग्रेविटी इज अराउंड दिस इवन दैट कैन मेक चेंज. हाँ, सो प्रैक्टिकली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस थिंग्स. जब लोग पढ़ते हैं तो सिंपलेस्ट मॉडल को पढ़ते हैं. एटलीस्ट एट दिस स्टेज, जब आप रिसर्च स्टेज पर आओगे तो हम क्लोज टू प्रैक्टिकल जाने की कोशिश करते हैं. When you are writing, we take many assumptions during orbital motion. Yeah, we do take that assumption, then we move ahead. Learning का अपना यही idea होता है. First you make it simplest, then that's called ideal conditions बनाते हैं, फिर धीरे धीरे real condition की तरफ जाते हैं. जैसे ही आपका knowledge बढ़ता रहता है. और yes, there was a question, I think the relation between energies you said also applies on Bohr atomic model energies. यस, क्योंकि जो एटॉमिक मॉडल होता है उस पर भी आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं. दैट मीन्स दे आर आल्सो क्रिएटिंग अ बाउंडेड सिस्टम. और वो बाउंडेड सिस्टम इसलिए क्रिएट कर रहे होते हैं कि वहां पर भी टोटल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम की तो आपको वो नेगेटिव मिलेगी. तो सिंस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, हेंस इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस. द डिफरेंस इज कि जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू वीक. तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है. सो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर आपने लिखा इज द रिलेशन ट्रू फॉर ऑल ऑर्बिटिंग मोशंस लाइक इवन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. यस, सो कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम. Formulas are a little bit different because here the gravitation, there's the electrostatic, but idea and concepts are exactly similar. Velocity के लिए क्या होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. Will we get numerical problem on this? Yeah, you can get a numerical problem by giving वो आपको क्या provide कर सकता है, वो आपको radius provide कर सकता है और उस पर से काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी पूछ सकता है. बिल्कुल पूछ सकता है, तो उनको हम कैलकुलेट करके बता देंगे. ठीक है. फिर इसके बाद में ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकता है. ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ग्राफ में आया हुआ है और ग्राफ के फॉर्म में. तो आपसे बोलता है कि प्लॉट कीजिए एनर्जीज को आर के रिस्पेक्ट में. सो किसी भी प्लैनेट और सैटेलाइट सिस्टम के लिए आपसे बोलेगा कि एनर्जीज को प्लॉट करना है. एक बार उसने ऐसा बोला कि कुछ ग्राफ दे दिए थे. लाइक एक ग्राफ ऐसा दिया था, मैं रेड कलर का ग्राफ ड्रॉ करता और लेट्स से एक दूसरा ग्राफ ये था ब्लैक कलर का. एक थर्ड ग्राफ है लेट्स से दिस ग्रीन कलर का. अगर आपने आपको ये ग्राफ दिए गए और इनके नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसे हैं, ये 1 है, ये 2 है ग्राफ और ये 3 है. आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन से ग्राफ हैं. सो एनर्जी के हिसाब से इसमें एक टोटल एनर्जी का है, एक काइनेटिक एनर्जी का है, एक पोटेंशियल एनर्जी का है. और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काइनेटिक एनर्जी का है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का है, कौन सा टोटल एनर्जी का. तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी का बताएं, फिर पोटेंशियल एनर्जी का आइडेंटिफाई करें, फिर टोटल एनर्जी का आइडेंटिफाई करें. 1 2 3 में से काइनेटिक एनर्जी इज 1, एग्रीएबल. सो फर्स्ट इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी का सभी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे. बहुत सिंपल रीजन है, because kinetic energy is always positive, so it has to be positive. Since it is positive, so it has to be upside. So first is kinetic energy. Good. फिर potential और total में से आपको जाना है. So 3 potential बोला जा रहा है, 2 को total बोला जा रहा है. 3 potential, 2 total, ऐसा majority of you are saying. So 2 total, 3 potential, 2 total, 3 potential, 2 total. हाँ, so सभी लोग वही बोल रहे हैं तो मैं एग्री कर लेता हूँ. So potential का थर्ड हो जाएगा और total का 2 हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और टोटल एनर्जी बीच पे लाई करती है. So 3 is a potential, 2 is a total, 1 is this. Yeah, so you remember this is a kinetic energy, downside is a potential energy, this is a total energy.
सो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ग्राफ देकर के पूछ सकता है कौन किसका ग्राफ है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ कीजिए काइनेटिक एनर्जी का, तो हम टॉप पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सी ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से है, सम कांस्टेंट टाइम्स है। तो इसका मतलब ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का स्टेप है। जब हम लोगों ने एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सो दैट वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो ग्राफ से स्टफ अगर आता है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। नाउ यू कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट इसके वेलोसिटी। सैटेलाइट के बारे में आपने इतना पढ़ लिया काफी है, उसकी एनर्जीज, उसके टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी और रिलेटेड स्टफ। और एक ऑर्बिट पे जब आप रखेंगे इसको, तो फिर आप पाओगे कि उसका जो एनर्जी है वो फिक्स रहता है। दूसरे ऑर्बिट पे ले जाओगे तो दूसरा टोटल एनर्जी हो जाएगा, तीसरे ऑर्बिट पे ले जाओगे तो तीसरा टोटल एनर्जी हो जाएगा। फिर कई तरह से आपसे ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमने अपने को सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे शिफ्ट करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, सो दैट कि आपको आसानी हो जाएगी, फिर इसके वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। सो आई एम प्रोवाइडिंग अ क्वेश्चन टू यू, कैलकुलेट और फाइंड work done required। वर्क के बारे में पूछेगा या फिर एनर्जी के बारे में पूछेगा, बोथ आर द सिमिलर स्टफ। सो फाइंड वर्क रिक्वायर टू शिफ्ट a satellite from an orbit to RE above the Earth's surface to orbit 3 RE above the surface। लेट्स से इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछता है कोई, तो आपको उसका आंसर करना है। मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, आप आंसर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपने मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है और एनर्जीज क्या होती हैं, और आप हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकालनी चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकालनी चाहिए। दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस आएगा वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आई विल एक्सप्लेन कि उनके क्या फीचर्स होते हैं। सो एक आंसर आ रहा है GMM/24RE। सो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, पिक्चर से समझा देंगे तो और अच्छा रहेगा। सो इट गोज लाइक दिस कि अगर अपने पास यहाँ पर एक ये प्लैनेट था, सैटेलाइट को R1 रेडियस से आप R2 रेडियस पे ले जाना चाहते हो, ये जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा। सो जब कभी सैटेलाइट को R1 रेडियस से R2 रेडियस पे ले जाओगे तो आप पाओगे कि वो अलग अलग वेलोसिटीज पे जाएगा। पहले इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v1 होगी, दूसरे में v2 हो जाएगी। वो सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जब कभी आपसे पूछता है कि ये शिफ्ट कैसे होता है तो बताइए, तो हम बोलेंगे कि ये शिफ्टिंग का केस होता है, एक पाथ फॉलो करता है, दैट इज एलिप्टिकल पाथ। एक दो बार इसने ऐसा पूछा है कि जब हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ले जा रहे थे तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा होता है। सो ए ट्रांजिशनल पाथ इज एलिप्टिकल पाथ। और फिर इसके बाद इस पर ये v2 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा। सो हाउ वी कैन से कि टोटल एनर्जी E1 कैलकुलेट करेंगे। E1 की वैल्यू आती है -GME
m divided by twice r1. So that is total energy in the first instance. सेकेंड केस में कितना एनर्जी बनेगा? सेकेंड केस का एनर्जी आएगा माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई ट्वाइस आर टू. What we are writing the total energy. We are not writing separately kinetic and potential क्योंकि हमको total की जरूरत है, तो total से total को relate कर सकते हैं. अच्छा बताइए कि आपको जो इनिशियल केस है उस पे आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तो टोटल एनर्जी फाइनल वाली मिल जाएगी. सो अपना कॉमन सेंस से क्या ऐसा बोल सकते हैं कि E1 के साथ अगर हम वर्क को ऐड कर देते हैं तो E2 मिल जाएगा. सो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो अपना काम हो गया. दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन लिखने का तरीका कई तरीके से आप लिख सकते हो. इनिशियली टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट प्लस द एनर्जी दैट you supplied in form of work done becomes the total energy of later on. So इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हो. वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हो. सो आइदर ऑफ द टू आप यूज करोगे तो चलेगा. फिर मैं आपका डाउट को भी क्लियर कर देता. तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा? सो जो वर्क डन आएगा दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी E2 माइनस E1. नाउ आपको E2 पता है, E1 पता है, तो इसके बाद आप E2 लिखेंगे माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई ट्वाइस R2 माइनस और माइनस और प्लस हो जाएगा जी एम ई एम डिवाइड बाई 2R1. So we will be getting it like GMEM divided by 2, and within bracket you are going to get 1 upon R1 upon this minus 1 upon R2. आप चाहते इसको जनरल फॉर्मूला याद रख लो. आपसे कभी पूछा जाए कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ले जाना है, बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सो दिस विल सप्लाई यू द आंसर डायरेक्टली. और अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब है आपको वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव आया है इसका मतलब आप पर वर्क आ जाएगा. सो अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं. यहाँ पर हम R1 कितना लिखने वाले हैं? यहाँ पर R1 को लिखेंगे 2RE हाइट थी तो RE प्लस H1 विच इज बेसिकली 3RE. और R2 को कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? RE प्लस हाइट above the earth surface that becomes 4RE. इस तरह से इन दोनों को यूज करोगे. सो 1/3RE 1/4RE will become 1/12RE. तो 12 into 2 24 हो जाएगा. सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? माइनस GMEM अपॉन 24RE. ये अगर आपको समझ में आया तो काम हो गया. 24 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि कुछ लोगों ने 24 आंसर दिया है और कुछ लोगों ने 12 भी दिया है. और वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा. बी केयरफुल. जब इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा. अब इस पे आपके जो डाउट्स है वो आप मेंशन करो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसमें वर्क डन आपको करना पड़ेगा. W पॉजिटिव आएगा. स्क्रीन डिले जा रही है मे बी, तो मैंने भी लिखा नहीं पे. आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ कि अपना आंसर कितना जा रहा है. 1/3 1/4. सो इट सीम्स लाइक GMEM डिवाइड बाई 24RE. ये फाइनल आंसर है. अच्छा स्क्रीन में अभी नहीं आ रहा है. मैं स्क्रीन को रीशेयर करता हूँ और तब तक अपनी कैलकुलेशन आप रीचेक कर लो. ओके सो फाइनली ये जो फॉर्मूला मैंने रेड कलर से डाउन साइड लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है वो आंसर है आपका. और प्लस में आएगा GMEM अपॉन 24RE आएगा. अब आपका कोई कंसर्न आ रहा तो आप बता सकते हो. और आपने कुछ लिखा है कि बट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यस, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लोग लगा सकते हैं. तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जब हम ऑल दी फोर्सेस लिख रहे होंगे तो हमारा एक्सटर्नल का प्लस ग्रेविटेशन का इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जब हम ग्रेविटेशन को लिखेंगे फोर्स को तो फिर बाद में उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो वहां से भी हम निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा. केवल वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते बिकॉज दैट विल बिकम रॉन्ग क्योंकि उसने अपने ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया. सो वर्क एनर्जी स्टेटमेंट से भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे. और आप चाहेंगे तो मैं उसका एक्सप्रेशन बना देता हूँ.
हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कंसीडर करना पड़ता है, बिल्कुल सही आपने बोला। वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ई। यस, तो वर्क का मतलब टोटल वर्क होता है जिसमें आपका बाहर का एक्सटर्नल और व्हाटएवर ऑल दी फोर्सेस का वर्क डन आपको लिखना होता है। आपने लिखा while considering MEC there should be no non conservative force। नहीं, जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगाते, बिल्कुल सही लिखा आपने। और लेकिन जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो सभी लिखते हैं। यहाँ पर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सभी कंजर्वेटिव है। So either use work energy theorem or you use mechanical energy conservation or you use simply concept of energy conservation, जो जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दोनों का सेम ही मीनिंग है। इफ यू गो मच अबव द अर्थ, नो मैटर कितने ऊपर जाते हैं, आपको यही करना है। सो इट्स ट्रू फॉर ऑल केसेस। फिर आप लिखते हो विल ग्रेविटेशनल बी नॉन कंजर्वेटिव? नो, ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज, whether you are close to earth or far apart. It's R 2RE. No, 2RE is a height, so total radius will become 3RE और R2 कितना हो जाएगा? 4RE। तो उसका भी ख्याल रखते हैं। बट फ्रॉम हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, वहां से भी आ जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्रेशन बना के दे देता हूँ अगर ये आपको कम समझ जाए। सो हाउ द वर्क एनर्जी थ्योरम इज गोइंग टू गिव द आंसर, लेट्स चेक इट। सो आप बोलोगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आपको निकालना है प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टू केस माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस। ये आप लिखने वाले हो, बिल्कुल लिखने वाले हो। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारा रूल होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद आपको पता चलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाओ तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। इसी चीज को हम लोगों ने डायरेक्टली यूज कर लिया था। क्या बोल दिया था कि ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। और इसी की कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले अपने किया है। तो जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आप पाओगे कि इसका आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है और GMEM/24 आ रही आता है। So in case you are using work energy theorem, be crystal clear कि आपको क्या लिखना होता है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में भी आप यूज कर सकते हो, तब भी आपको वही आएगा। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप इसलिए अवॉइड करोगे क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए। तो फिर हमने को वर्क एनर्जी थ्योरम एक अच्छा स्टेटमेंट है। सो व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि जब कभी एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, वर्क डन पूछा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास इनिशियल कितना एनर्जी था E1, आपने कितना एनर्जी सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन W। तो ये टोटल एनर्जी इनिशियली हो गया, अब फाइनली कितना हो जाएगा? सेम अमाउंट। क्यों? क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है। सो आप इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन को फाइनल एनर्जी क्लेम कर सकते हो। और अदरवाइज आप प्रॉपर वे पे चलोगे, दैट विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर इन दैट मैनर। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द एस्केप वेलोसिटी एंड जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद बाइनरी स्टार्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि स्टार्स कैसे मूव करते हैं। सो अपना प्लैनेट का मोशन हो जाएगा, सैटेलाइट का हो जाएगा और स्टार का हो जाएगा। गैलेक्सीज के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है कि उनके मोशन कैसे हैं। So all the three you will be knowing. That will be sufficient. So next is escape velocity. ये भी काफी पॉपुलर है as far as मेंस लेवल क्वेश्चंस आर कंसर्न। तो इसके वेलोसिटी पर आपसे पूछा जा सकता है। इसके वेलोसिटी नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा वेलोसिटी जिससे आपका जो सैटेलाइट है या पार्टिकल है या बॉडी है या कोई भी स्टफ है जो स्केप कर जाए, दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स से या ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर निकल जाए। सो इसको डिफाइन जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, इट इज मिनिमम वेलोसिटी needed
for a body to escape from the gravitational field of planet। यहाँ पे planet वर्ड यूज कर दे रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग अर्थ पे रहेंगे, तो अर्थ से यार हमारा प्लानिट है और यहाँ से स्केप करने की अगर बात करेंगे तो फिर ग्रेविटेशन फील्ड किसका रहेगा, उसी प्लानिट का रहेगा जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। सो डेफिनेशन सेज कि ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम होना चाहिए, दैट मीन्स कम से कम वेलोसिटी आप दो, सो दैट कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को उस प्लैनेट की जहाँ से आप थ्रो करते हो या फिर जहाँ जिसके इंटरेक्शन में है वो स्केप कर जाए, दैट मीन्स हमेशा के लिए दूर चला जाए, फिर कभी वापस ना जाए। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा करके, या फिर जो एनर्जी कॉन्सेप्ट अपने को आता है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलता कि अगर आप आपके हाथ में एक बॉल है, आप इसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो किसी वेलोसिटी यू से। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नीचे आ जाता है, आप उसको कैच कर लेते हो। सो अगर आप ज्यादा वेलोसिटी देते हो तो ये ज्यादा हाइट तक जाता है, ऑफ कोर्स। बहुत ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो बहुत हाइट तक चला जाएगा। सॉरी। लेकिन एक ऐसा वेलोसिटी होगा, अगर आपने वो वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये वापस क्यों आता है, वापस आने की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर आपने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लिया तो फिर ये कभी वापस नहीं आने वाला है। तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको जिससे थ्रो करने के बाद ये वापस नहीं रिटर्न करता है, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और आपको पता होगा कि अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। सो आप इसके मैग्नीट्यूड को भी एक बार ध्यान से देख लो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर आप एक बॉल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करोगे तो फिर वो रिटर्न नहीं करेगा। उससे ज्यादा से थ्रो करोगे तो कभी रिटर्न नहीं करेगा। उससे कम से थ्रो किया तो फिर वापस आएगा। और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज अ वेरी हाई स्पीड, राइट। तो उसको थ्रो करने के लिए अगर पावर आती है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए बाहर भेज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज सकते हो। निकालना कैसे होता है, तो पहले जो मोस्ट पॉपुलर और सिंपलेस्ट केस है उसको हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अगर आप अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को एस्केप कराना चाहते हो तो कितना वेलोसिटी चाहिए। इसमें वेरिएशंस क्या आएंगे, अर्थ सरफेस की बजाय मून में भी, लाइक मून सरफेस हो सकता है, मार्स सरफेस हो सकता है, जुपिटर सरफेस हो सकता है, किसी भी प्लैनेट का सरफेस बोल सकता है। फिर वो सरफेस ना बोल करके किसी ऑर्बिट से थ्रो करने की बात कराएगा कि 2 आवर की ऑर्बिट पे था, 3 आवर की ऑर्बिट पे था, तो पार्टिकल कहीं भी लाई कर सकता है, वहां से आप उसको एस्केप करा सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट केस है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस से अगर आपको एस्केप कराना है तो सभी के लिए ये लॉजिक लगेगा, नो मैटर आप कहाँ से उसको एस्केप कराते हो। सो अपने को क्या करना होगा कि जो भी सिस्टम होगा उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसके साथ साथ आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होगी, और इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी कि फाइनल एनर्जी 0 हो जाए। सो कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी लेट से आप सप्लाई करते हो, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है, तो ये इनिशियली है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल का मीनिंग क्या हुआ, सिंस वो एस्केप कर गया, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। इनफाइनाइट हैज 0 पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंस आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट पे जाने के बाद ये रुक गया, और अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो इनफाइनाइट पर भी वो चलेगा, तो इनफाइनाइट पर भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो दोनों की वजह क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गया, काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 क्योंकि हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिसका नाम एस्केप वेलोसिटी होता है, राइट। तो इन दोनों को आप 0 कर दोगे।
सो इनिशियल एनर्जी को 0 करने से अपने को पता चल जाता है कि वो एस्केप कर गया है। इनिशियल एनर्जी में 2 टर्म इन्वॉल्व होंगे, जो उसके पास एग्जिस्टिंग एनर्जी होगी प्लस एनर्जी जो आपने सप्लाई किया। तो आपको ये बताना होगा कि आपने कितना सप्लाई किया, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस केस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है, तो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। तो उसके पास तो काइनेटिक 0 था, लेकिन आपने काइनेटिक दिया होगा। आपने कितना काइनेटिक दिया होगा? हाफ मास इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वी का मतलब हुआ एस्केप वेलोसिटी। दिस इज द एनर्जी दैट यू सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो अर्थ और पार्टिकल का सिस्टम है, तो माइनस जी एम ई एम, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि इसके वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे कितनी होने वाली है। अब देखोगे स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर जो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जी एम ई, और एक 2 का फैक्टर आएगा डिवाइड बाय आर ई। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बॉडी जिसको आप एस्केप कराना चाह रहे हो, थ्रो कर रहे हो, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आपने एक छोटी सी ऑब्जेक्ट को, लेट से एक पेन को अगर थ्रो किया तो वो भी एस्केप कर जाएगा, कार को थ्रो किया तो वो भी एस्केप कर जाएगा। सेम वेलोसिटी को, दोनों के लिए सेम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट आएगा। सो आप पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है, escape velocity, that's going to be under root 2 times gme upon re। आप चाहो तो आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ सरफेस वो अंडर रूट 2 टाइम्स जी आर ई है। इसकी जो वैल्यू आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे देन यू विल रियलाइज कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है। सो ये अपना फॉर्मूला है अर्थ सरफेस के लिए, ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को समझना है। किसी और प्लैनेट के बारे में बात करेगा तो एमी को उस प्लैनेट के मास और उस प्लैनेट की रेडियस से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे। रूट तो हम 2v0 नहीं बोलेंगे, रूट 2v0 बोल सकते हैं, नियर टू अर्थ सरफेस। वो भी केवल नियर टू अर्थ सरफेस, क्योंकि आर ही लिया गया है स्मॉल आर की जगह। अगर फार अपार्ट होगा तो हम लोग वहां की टोटल एनर्जी निकालेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी को फाइनली 0 क्लेम कर देंगे। दैट्स आइडिया ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ओके, इफ यू हैव अ डाउट यू कैन प्लेस द डाउट। तो इसके वेलोसिटी कैलकुलेशन वहां से कर पाते हैं। एक डाउट आया, इफ फाइनल एनर्जी इज 0 देन शुडंट इट बी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी रादर देन एस्केप? आप थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड एक बहुत जनरल टर्म होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर गए, सो उस सेंस में आप थ्रेशोल्ड कह सकते हो। बट इसको हम थ्रेशोल्ड ना बोल करके एस्केप बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला गया, अर्थ की ग्रेविटेशन या प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर गया, इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी नाम से जाना जाता है। बट लूज सेंस में आप थ्रेशोल्ड बोल सकते हो, बट पॉपुलरली उसको नहीं बोलते हैं, पॉपुलरली एस्केप बोलते हैं। Then why we always aim for less weight while launching the rocket? हम रॉकेट को एस्केप नहीं कराते हैं, पहला पॉइंट ये है। और लेस वेट के लिए हमको थ्रस्ट कम देना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो एनर्जी सप्लाई करोगे वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, तो लेस वेट का होगा तो लेस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। किसी भी बॉडी को आप वेलोसिटी कैसे देते हो? या तो फोर्स लगा करके या एनर्जी सप्लाई करके। डायरेक्टली वेलोसिटी आप नहीं दे सकते हो। Do you have any provision to supply velocity directly to any object? No, you don't have. Either you push it, that means supply force, then acceleration, then velocity comes in. Or you supply energy. So when you supply energy, that means mass plays a role in energy supplying. Hence, we try to make the rockets as lighter as possible so that it requires least energy to achieve the desired velocity. Got it? इसके बाद में आप लिखते हैं रॉकेट डू नॉट वर्क ऑन एस्केप वेलोसिटी, ऑफ कोर्स दे कॉन्स्टेंटली एड मोर एनर्जी। सो रॉकेट के लिए हम अपने एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्यूल बर्निंग से। उसमें हम फ्यूज को लगाते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, आप अगर डिटेल में पढ़ोगे सॉलिड प्रोपेलेंट्स, लिक्विड, क्रायोजेनिक, वो सारी स्टोरीज होती है। तो अगर ज्यादा हैवी होगा तो ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है।
इसलिए इसको लाइटर बनाते हैं। यस, प्रोपोजिशन के लिए मास डिपेंडेंसी होती है, इसलिए हम वेट कम करते हैं। लेकिन अगर आप वेलोसिटी, अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप केवल वेलोसिटी दे सको, तो फिर मास की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हम वेलोसिटी दे सकते हैं। हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी या फोर्स से फिर हम वेलोसिटी निकालते हैं। लेस वेट needs less force to be applied, yeah you can say so। और अर्थ के फील्ड से तो बाहर जाने पड़ेगा। हाँ, उसको बाहर जाना है तो आपको एनर्जी देना है तो बाहर चला जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता इसी पर, आप आंसर कीजिए तो आपको इसका यूज आएगा, फिर डिस्कशन करते रहेंगे। एक लास्ट में आपने लिखा है व्हाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज जीरो, प्लीज री एक्सप्लेन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो इसलिए है कि हम कि हमारा पर्पस है कि जो बॉडी वो अर्थ की फील्ड को क्रॉस कर जाए। क्रॉस करने के बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना बचे तो भी चलेगा, कोई बचे तो भी चलेगा। लेकिन एस्केप का मतलब हुआ कि आपको मिनिमम वेलोसिटी देना होता है। तभी डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ, मिनिमम वेलोसिटी। सो सिंस यू वांट टू मिनिमाइज द एनर्जी दैट यू आर सप्लाइंग, हेंस यू नीड टू मिनिमाइज द काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट। और काइनेटिक एनर्जी सिंस हमेशा जीरो या उससे बड़ी होती है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। इसलिए हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। हाँ, तो इसको आप कह सकते हो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, ये बहुत जनरल टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स में भी बोल सकते हो, तो इसलिए हम इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन ये देता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज आ जाएगा और एस्केप का भी यूज आ जाएगा। ऐसा बोलता है कि फाइंड स्पीड ऑफ a body at infinite location if it is given 2ve velocity from Earth's surface। तो हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे वो एक दो क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपने उसको इसके वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी दे दी है, और अब आपसे पूछता है कि बताइए इनफाइनाइट पे जाने के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। सो ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से आपको लॉजिक से भी समझ में आएगा, क्योंकि आपने उसको ज्यादा वेलोसिटी दी है, तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट पे जाकर के वो रेस्ट पे नहीं होगा, वहां पर वो मूव करेगा। हाउ मच द वेलोसिटी इट विल कैरी, दैट्स द क्वेश्चन। सो एक आंसर वी ई आया है। प्रोबेबली आपने ऐसा सोचा है कि वी उसको रास्ते में जाने में लग गया, वी वहां के लिए बच जाएगा, तो शायद आपने वेलोसिटी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश की और आप प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए। आई एम नॉट क्लेमिंग कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ क्योंकि टाइम भी होने वाला है, सो दैट जल्दी कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करा देंगे। मैं आपको कराता। आप कैसे स्टार्ट करोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है 2v। आइडिया अपने पास क्या है, कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। आपको आंसर वीई के टर्म में बताना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन आपको वीई के टर्म में देगा, सारा कुछ वीई के टर्म में चल रहा है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई, क्योंकि आप अर्थ सरफेस पर हैं। बाहर जाने के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी बचेगा, वही तो अपने को निकालना है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये तो निकालना है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाने के बाद पोटेंशियल जीरो हो गया। सो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लगाई वो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। इनफाइनाइट पे जाने के बाद पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
और काइनेटिक अभी सर्वाइव करेगा क्योंकि आपने इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये बनेगा हाफ एम इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, इसके वेलोसिटी ये बन जाएगा 4 टाइम्स इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। और आपको पता है इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 2 टाइम्स जी एम ई अपॉन आर ई। आप चाहो तो इसके टर्म में लिख लो या फिर सबको इसके वेलोसिटी के टर्म में लिख लो, चॉइस आपकी है। तो मैं क्या करता कि वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के टर्म में लिखता ताकि हमारा आंसर इसके वेलोसिटी के टर्म में आ जाए। माइनस, अच्छा अपने को ये पता होता है कि इसके वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है वो जी एम ई अपॉन आर ई के बराबर होता है, 2 टाइम्स। तो वहां से अगर हम जी एम ई अपॉन आर ई कैलकुलेट करेंगे तो वी ई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा m टाइम्स वी ई स्क्वायर बाई 2। नीड टू चेक कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली। तो मैंने क्या किया, जी एम ई अपॉन आर ई की वैल्यू यहाँ से बारो कर लिया, उसकी जो एक्चुअल फॉर्मूला था, डेफिनेशन थी। इसके बाद दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ कि आपको आंसर जल्दी आ जाएगा और वी के टर्म में आ जाएगा। आप चाहो तो कैपिटल जी के साथ टर्म में सब कुछ कन्वर्ट कर लो, तो बाद में इस फॉर्मूले को यूज करोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ से एम ई और हाफ को कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिलेगा वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी ई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। So 4 minus 1 is going to be, I hope you are checking the calculation properly and everything is fine. So that becomes 3VE square. So how much V final is? Root 3 times VE. इसका मतलब इनफाइनाइट पर जाने के बाद कितना वेलोसिटी बचेगा? कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है, बाकी आपने जो कैलकुलेशन किया है चेक कर लीजिए, दोनों में कहीं इशू बन रहा हो तो बताने का। सो इसका मतलब है कि जब वो इनफाइनाइट पे जाएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि VE बचेगा, 2VE बचेगा, √3 बचेगा, √2 बचेगा, √3/2 बचेगा। बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, 3/2 बचेगा। तो अपने को इस तरह से आंसर देना है, √3V बचेगा। आपको मेथड लर्न करना है कि क्या हम लोग कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि 2VE था तो एक VE रास्ते पे चला गया तो एक VE बचा। नो, वेलोसिटी इज नॉट कंजर्व्ड। What is conserved is energy. So write energy total initially, total finally, then find the unknown value. Use the formula of escape velocity. समझता है? इसके बाद इसको फिर से देख लेना, अगर अभी कुछ इशू बना है तो, और क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन, ये लास्ट होगा। इसके बाद एक दो पॉइंट्स बचेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि बाइनरी स्टार सिस्टम और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी से रिलेटेड है, ध्यान से आंसर देना। ऐसा बोलते हैं कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप with half of escape velocity, तो अगर आपने हाफ escape velocity से थ्रो किया तो डेफिनेटली इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं जाएगा, वापस आना है उसको। तो आपसे पूछेगा देन फाइंड हाइट, बेसिकली मैक्सिमम हाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। सो अगर आपने किसी बॉडी को इसके वेलोसिटी से हाफ वेलोसिटी पर थ्रो किया है तो कितने हाइट तक जाएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। आपके ख्याल में ऐसा आ सकता है कि एक बॉडी है जिसको वेलोसिटी u दी गई है, u आपको पता है कितना हाइट तक जाएगा, ये अपने को बताना है। फिर आपको पता चलेगा, ये तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जब हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था तो वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन केस था, तो वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा जाने वाली है, जी बदलता रहेगा। सो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज साइडलाइन कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। एक आंसर 1568 बताया जा रहा है किलोमीटर्स में। ओके, दैट्स कैलकुलेटेड इन नंबर्स। सो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि क्या उससे मैच करता है।
आपने एक और पॉइंट लिखा था, कुड वी से दैट ऑब्जेक्ट लॉस्ट हाफ एम वी स्क्वायर ऑन द वे। यस, दैट वी कैन से। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए एनर्जी के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि कितना लॉस करेगा, हाफ एम वी स्क्वायर लॉस करेगा। डेफिनेटली वी कैन से। पोलर सैटेलाइट सिस्टम के बारे में भी बताएंगे, बिल्कुल बता देंगे। काइनामेटिक्स नहीं लगेगा। काइनामेटिक्स का मतलब वो जो वन डायमेंशन मोशन था उसको डायरेक्टली आप मत लगाइए, क्योंकि उसमें जी हमारा कांस्टेंट रहता था, यहाँ जी कांस्टेंट नहीं है, ऊपर जाने पे जी बदलता है। सो क्या करना है, कैसे करना है मैं बताता आपको, अगर आपको भी इशू रहा है तो। आप बोलोगे कि लेट से यहाँ तक जाता है, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। एक बात तो गारंटीड है कि दूसरे पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे। सो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आप थ्रो करो, तो फिर आप काइनेटिक ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। 1 पॉइंट पर काइनेटिक प्लस 1 पॉइंट पर पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर काइनेटिक प्लस 2 पॉइंट पर पोटेंशियल। आइडिया अभी भी वही है, बस वैल्यूज बदल गए और हाइट्स बदल गए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना रहा होगा, तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू वी ई बाई 2, हाफ ऑफ दिस स्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, क्योंकि अर्थ सरफेस पर थे। एम जी एच नहीं लिखेंगे, माइंड इट। सो इसके बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। अगर आपने ये इक्वेशन लिखा है तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन को प्रॉपरली लिखा है। इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है, व्हाटएवर इट कम्स दैट्स आंसर। आर ही आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, और कुछ और आ जाता है वो भी अच्छी बात है। सो वी ई स्क्वायर कितना होता है, फिर आपको ख्याल आएगा वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की वैल्यू आती है 2 GME अपॉन आर ई। इसको यूज कर सकते हो। प्लेस करते एक बार मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बनेगा हाफ 2 GMEM डिवाइड बाई आर ई, तो ये बनेगा 4 टाइम्स आर ई, एक 4 भी आएगा। ये इस साइड ले जाओ आप चाहो तो ये बनेगा GMEM, कॉमन ले सकते हो, 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। इसकी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। GMEM सभी तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अच्छी बात है। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये कुछ ऐसा रहा 1 अपॉन 4 टाइम्स आर ई is equal to 1 upon RE minus 1 upon RE plus H. Further simplification will say कि आप चाहो तो RE को cancel out 1 minus RE divided by RE plus H. कैलकुलेशन आपके सामने की जा रही है, आप उसका ख्याल रखिए कि कहाँ प्लस माइनस 2 4 कैसे जा रहा है। Okay, I am checking the calculation, you should also check. So this will convert into like RE divided by RE plus H is equal to, ये इधर आएगा 3/4 हो जाएगा, रीराइट कर सकते हो, तो फिर अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो 4RE is equal to 3RE plus 3H, and then H is coming as RE by 3. चेक किया, आपको ये समझ में आया, और यही आंसर है RE by 3. सो RE by 3 कहाँ से जा रहा है, अर्थ के सरफेस से। और आपसे पूछा हाइट अटेंड पूछा है, तो हाइट अटेंड का मतलब अर्थ के सरफेस से बताना है। RE by 3 कर लोगे, फिर आपको एक आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अगर आपको एस्केप वेलोसिटी देता है तो जस्ट एस्केप करता है, कम देता है तो वापस आएगा, ज्यादा देता है तो इनफाइनाइट पे जाने के बाद उसके पास वेलोसिटी रहती है। ऑल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैंड
ओके सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके वेलोसिटी के कुछ और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पिक कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे ग्रेविटेशन को। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ उसको वाइंड अप करते हैं। और उसके बाद अगला नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन का मॉड्यूल आपको मिल चुका है, सॉल्व द मॉड्यूल। जो भी आपके डाउट होंगे तो मॉड्यूल डिस्कशन विल बी ऑन फ्राइडे, so that कि before test you are completed with this gravitation. ओके सो अभी आज के क्लास से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा कुछ डाउट है तो उसके लिए मैं 5 मिनट वेट कर लूँगा, 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So is there any question or concern related to today's lecture? If yes, you can place the question. If not, that's all for the day.